क्या पुलिस आपको बिना वजह लॉकअप में डाल सकती है? क्या समाज में कोई बड़ी जाति का आदमी किसी छोटी जाति के भाई का अपमान कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हें हमने अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान इस भाग को 3 को भारत का मैगा कार्टा भी कहा जाता है। मैगा कार्टा असल में अधिकारों का वह ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसकी शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। साथियों, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान निर्माताओं ने साफ कर दिया था कि भारत में अब कोई राजा या प्रजा नहीं है, ना कोई परदेशी बड़ा है ना कोई छोटा। अगर कोई आज भी अपनी जाति के घमंड पर किसी दूसरी जाति के भाई का अपमान करता है तो संविधान का अनुच्छेद 15 और 17 उस घमंड को तोड़ने के लिए काफी है। कानून की नज़र में हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। हेलो दोस्तों, जय भीम जय भारत। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के भाग 3 की, जिसमें दिए गए हमें मौलिक अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की वह धाराएं हैं जो देश के हर नागरिक को राजा बनाती है। अगर आप भारत में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना सबसे जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आधारभूत अनुच्छेद 12 और 13। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 12। ये संविधान में राज्य शब्द को परिभाषित करता है। यहाँ राज्य का मतलब सिर्फ यूपी, बिहार और दिल्ली जैसी सरकारें नहीं है। इसमें भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें, विधानसभा और सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिका, पंचायत और यहाँ तक कि LIC और NGC जैसे सरकारी स्थान भी शामिल है। यानी इस सभी स्थानों को आपके अधिकार का सामना करना होगा। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत विधियां। यह अनुच्छेद हमारे मूल अधिकारों का रक्षक है। ये साफ कहता है कि यदि संसद या कोई भी सरकार ऐसा कानून बनाती है जो हमारे मूल अधिकारों को कम करता है या छीनता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस कानून को अवैध, नून एंड वॉइड घोषित कर सकता है। इसे हम न्यायिक वार्वोकन जस्टिस रिव्यू की शक्ति भी कहते हैं। नंबर 2, समता या समानता का अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में राइट टू इक्वालिटी भी कहते हैं। अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14, कानून के सामने सब बराबर। यह अनुच्छेद 2 बातें कहता है। विधि के समक्ष समता, यानी कानून की नज़र में सब एक समान है, चाहे अमीर हो या गरीब, और विधि का समान संग समान परिस्थितियों में कानून सबके साथ एक जैसा ही बर्ताव करेगा। अनुच्छेद 15, भेदभाव का अंत। सरकार किसी भी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म या मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकान, होटल या कुओं के इस्तेमाल के भेदभाव नहीं कर सकती। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समान अवसर मिलेंगे। हालांकि इस अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, जिसे हम इंग्लिश में रिजर्वेशन का प्रावधान भी किया गया है ताकि समाज में संतुलन बने। अनुच्छेद 17, असमानता का अंत। ये बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में छुआछूत या असमानता, जिसे हम इंग्लिश में अनटचेबिलिटी भी कहते हैं, को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसका किसी भी रूप से आचरण करना एक दंडनीय अपराध है। आप इस तरह समझिए कि भाई तेरी जाति छोटी है, या तू एक छोटी जात से है, या तू छोटी है, या तू गरीब है, कि इस तरह के हम छुआछूत या इन्हें टच करने के लिए हम इस तरह की बातें करते हैं तो ये एक छुआछूत की तरह आता है, जिसे हम अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि किसी के साथ छुआछूत या अनटचेबिलिटी करने के लिए बिल्कुल एक अपमान किया गया है। इसके लिए आपको एक दंडनीय अपराध किया जाएगा। अनुच्छेद 18, उपयोगियों का अंत। अंग्रेजों के जमाने में मिलने वाली उपयोगियों जैसे राय बहादुर, सर या महाराजा को खत्म कर दिया गया है ताकि समाज में कोई खुद को दूसरे से बड़ा ना समझे। हालांकि सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां हैं, जैसे डॉक्टर, कर्नल दी जा सकती है, और ये भारत रत्न या पद्म भूषण भी इसके दायरे में बाहर है। आप इस तरह समझिए,
जैसे अंग्रेजों के ज़माने में भाई कोई महाराजा जा रहे हैं तो अपने नाम के पीछे वह महाराजा लगा सकते थे, लेकिन नहीं, अब अनुच्छेद 18 ये कहता है कि भाई तू अपने नाम के पीछे महाराजा या बहादुर नहीं लगा सकता है। अनुच्छेद 18 जैसे किसी को देता है, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या आर्मी में बड़े बड़े अफसर हो गए जैसे कि कर्नल, लेफ्टिनेंट, या दी जा सकती है। नंबर 3 स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में राइट टू फ्रीडम भी कहते हैं। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी, यह लोकतंत्र की जान है जिसमें नागरिकों को 6 तरह की आज़ादी दी गई है। नंबर 1 बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी, राइट टू स्पीच या एक्सप्रेशन, इसमें भी प्रेस की आज़ादी भी शामिल है। नंबर 2 बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आज़ादी। नंबर 3 संगठन या यूनियन बनाने की आज़ादी। नंबर 4 भारत में किसी भी क्षेत्र में बिना रोक टोक घूमने की आज़ादी। नंबर 5 भारत के किसी भी हिस्से में बसने या रहने की आज़ादी। नंबर 6 कोई भी व्यापार या पेशा या सार्वजनिक चुनने की आज़ादी। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण, ये किसी भी आरोपी को 3 तरह की सुरक्षा देता है। पहले, किसी भी व्यक्ति को केवल उसी कानून के तहत सजा मिल सकती है जो अपराध करते समय लागू था। दूसरी, अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। तीसरी, किसी भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। मतलब कि आप ऐसे समझें कि हम खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैनिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जिसे हम इंग्लिश में राइट टू लाइफ भी कहते हैं। संविधान का सबसे बड़ा और व्यापक अनुच्छेद ये हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। इसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निजता का अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में राइट टू प्राइवेसी भी कहते हैं, साफ पानी और हवा का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल किया है। याद रखिए, आपतिकाल जिसे इमरजेंसी के दौरान भी इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। मतलब इमरजेंसी या आपातकाल हो जाता है तो ये अनुच्छेद 21 नहीं बंद किया जा सकता है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, इसे 86 से संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये 6 से 14 साल तक बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य है। शिक्षा का उनका मूल अधिकार बनता है। मतलब कि जो 6 से 14 साल तक बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है और उनका मूल अधिकार है कि ये उस 14 साल तक मुफ्त पढ़ाई कर सकते हैं, मुफ्त शिक्षा कर सकते हैं। इनके लिए अनुच्छेद 21A पूरी तरह अनिवार्य है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे 3 अधिकार मिलते हैं। पहला, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। तीसरा, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने पेश होने का अधिकार। आप इस तरह समझे, अगर मुझे कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करता है तो मुझे अनुच्छेद 22 3 मुख्य अधिकार देता है। नंबर 1, मैं इन पुलिस वाले से पूछ सकता हूँ आप मुझे किस कानून के खिलाफ या वारंट के खिलाफ मुझे आप गिरफ्तार कर रहे हैं। नंबर 2, मुझे अपने पसंद नहीं है, जिससे कि मैं आप किसी को वकील है या आपका जानकार है आप उससे सलाह ले सकते हैं। और चाहे मुझे पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस वालों के पास 24 घंटे के भीतर मुझे मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने पेश होने का अधिकार है। मतलब मुझे 24 घंटे के भीतर पुलिस वाले कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। नंबर 4, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी कहते हैं। अनुच्छेद 23 से और 24 तक। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम में रोक, इसके तहत इंसानों की खरीद बिक्री, जिसे हम इंग्लिश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कहते हैं, यह वेश्यावृत्ति या बिना वेतन दिए जबरन का काम कराना, बैगर या फोर्स लेबर पूरी तरह प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम में निर्देश, 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखानों या खदान में भारी उद्योग के काम में रखने की सख्त मानी है। बचपन बचाना देश का कर्तव्य है। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि कोई भी 14 साल से कम उम्र या 14 साल का है तो उसे बड़े कारखानों या मतलब भारी खदान में
या फैक्ट्रियों में उसे काम पर रखना सख्त है। बचपन जीने के लिए होता है, ना कि काम करने के लिए। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 साल तक बच्चों के लिए काम करने के लिए बिल्कुल खतरनाक है। नंबर 5, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में फ्रीडम टू रिलीजन भी कहते हैं। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25, अंतकरण की स्वतंत्रता। भारत का हर नागरिक अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने या उसका आचरण करने और उस पर प्रचार करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। अनुच्छेद 26, धार्मिक माहौलों में प्रवर्धन की स्वतंत्रता। धार्मिक स्थानों को अपने धार्मिक कार्यों में प्रवर्धक करने और संपत्ति खरीदने और उसका संरक्षण करने के लिए का उसका अधिकार है। अनुच्छेद 27, धार्मिक टैक्स से मुक्ति। सरकार किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जिसका इस्तेमाल किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा हो। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा पर रोक। पूरी तरह सरकारी फंड से चलने वाला शिक्षण या स्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब अनुच्छेद 28 ये कहता है सरकार से किसी भी फंड से चलने वाला स्कूल हो या संस्थान हो तो इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। नंबर 6, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में कल्चर एजुकेशन राइट भी कहते हैं। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हित में का संरक्षण। भारत में नागरिकों को किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति है तो उसे बनाए रखने के लिए उसका पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 30, शिक्षण स्थान खोलने का अधिकार। धार्मिक और भाषा और प्रकारों को अपनी पसंद के शिक्षण स्थान स्थापित बनाने के और चलाने के लिए अधिकार है। दोस्तों, यह एक अनुच्छेद 31 भी हुआ करता था जो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटाकर कानून अधिकार अनुच्छेद 300A बना दिया गया है। नंबर 7, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, रिटर्न्स की शक्ति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि अगर कोई ऊपर दिए गए किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करता है, जिसे 5 तरह की राइट भी जारी करता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको जितने अनुच्छेद बताए, आपके मूल अधिकार बताए, अगर इसमें आपको किसी भी खतरा लगता है तो आप सीधे सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अधिकार की रक्षा करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करता है। नंबर 1, बंदी प्रेक्षण, जिसे हम इसमें हैबिस कॉर्पस। अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए। नंबर 2, परमादेश, किसी भी सरकारी अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश देने के लिए। नंबर 3, प्रतिवेश, ऊपरली अदालत द्वारा निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकने के लिए। नंबर 4, उत्प्रेषण, निचली अदालत के फैसले को रद्द करने मामलों को ऊपर मांगने के लिए। नंबर 5, अधिकार पूछा, ये पूछने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी की अधिकार से किसी सरकारी पद पर बैठा है। नंबर 8, अंतिम पूर्वक अनुच्छेद। अनुच्छेद 33, 34 और 35। अनुच्छेद 33, सशस्त्र और बल और अधिकार। यह संसद को यह शक्ति देता है कि वह सेना या पुलिस या खुफिया एजेंसी के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके ताकि देश में अनुशासन बना रहे। अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ। यदि देश में किसी हिस्से में सेना का कानून यानी मार्शल लॉ लागू है तो उस दौरान वहां के नागरिक के मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 35, अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून। स्पष्ट कहता है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल देश की संसद के पास है, राज्यों की विधानसभाओं के पास नहीं।